नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को आसाम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सहप्रभारी बनाया है। किश्तवाड़ से आने वाले सुनील शर्मा को जब मैंडेट पहली बार जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, बहुत सारे लोग भौंचक्के रह गए। बहुत बड़े बड़े कद के नेता उस समय भारतीय जनता पार्टी में मौजूद थे, जो किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के बड़े दावेदार थे। लेकिन उन दावेदारों को परे करके पार्टी ने सुनील शर्मा को चुना, उन्होंने चुनाव लड़ा, एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद जो भूमिका उनकी रही, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उस काम पर भी केंद्र सरकार की नजर रही। उसके बाद कदकाठी बढ़ती गई और एक समय वो आया जब ये लगने लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुनील शर्मा को जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रविंदर रैना। रविंदर रैना के अध्यक्ष बनने के बाद लगातार घाटी में खामोशी के साथ सुनील शर्मा काम करते रहे और उनके काम की सबसे खास बात यह थी, शोर कम, हंगामा कम, बयानबाजी बहुत कम और नपातुला बोलना, और नपातुला बोलने के साथ साथ में पार्टी की लाइन को समझकर और सम्मान सहित तमाम पार्टियों को लेकर अगर कटाक्ष भी करना तो सम्मान सहित कटाक्ष करना, शब्दों का चयन सोच समझ के करना और कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस बात से यह महसूस हो कि आप बन तो नेता गए हैं, मिला तो आपको कद बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसके काबिल नहीं, क्योंकि जो जुबान आप इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का चयन आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लेकर करते हैं, वो शब्दों का चयन साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप इस पोजीशन के काबिल नहीं हैं। सुनील शर्मा ने इस बात का ख्याल रखा। उनका राजनीतिक जीवन अगर आप एक नज़र उस पर गहराई के साथ दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बयान देते वक्त सोच समझकर वही बात करना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करे, आइडियोलॉजी के दायरे के अंदर अंदर हो और संविधान ने जो धाराएं खींची हुई हैं उन धाराओं से बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल हर समय नेता प्रतिपक्ष ने रखा। जिस समय साल 2024 के चुनाव हुए, उसके बाद बारी आई नेता प्रतिपक्ष की, तो बड़े दावेदारों में बहुत सारे नाम थे, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता ही कहते हैं कि उन दावेदारों की मौजूदगी में भी नेता प्रतिपक्ष तो सुनील शर्मा को ही बनना था। जब हम कारण पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर आपकी कार्यशैली और कार्यकुशलता देखी जाती है। आप आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर कैसे काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, वैचारिक मतभेद अगर किसी के साथ है, उस वैचारिक मतभेद को आप किस तरीके से लोगों के बीच में ले जाते हैं और वैचारिक मतभेद को मनभेद में तब्दील होने नहीं देते, इन तमाम चीज़ों के ऊपर पार्टी के बड़े नेताओं की नज़र रहती है। इसी के चलते एक समय वो आया जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बात आम हो गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्हें गंभीरता के साथ लेते हैं और कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं इसका परिचय केंद्रीय गृह मंत्री ने तब दिया जब वो जम्मू कश्मीर आए और एक बैठक के लिए सभी नेताओं को नेता प्रतिपक्ष के घर गांधीनगर में, जो उनका निवास स्थान है, सरकारी निवास स्थान है, वहां पर बुलाया। संकेत था सबके लिए प्रशासन में कि सुनील शर्मा मेरे करीबी है। आपके पास राजभवन था, केंद्रीय गृह मंत्री के पास कई और जगहें थी जहां वो बुलाकर सभी नेताओं की मीटिंग कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जगह मौजूद थी, वहां पर ये बातचीत हो सकती थी। लेकिन बातचीत करने के लिए सुनील शर्मा के घर को चुनना साफ संकेत था कि गंभीरता के साथ लीजिए नेता प्रतिपक्ष को। उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आए, बाढ़ के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, तो वो तस्वीरें सब जगह पर वायरल हुई
जिन तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री एक साथ नजर आए और नेता प्रतिपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री को बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर जानकारी देते नजर आए। उस तस्वीर में मुख्यमंत्री भी थे और बाद में जब मुख्यमंत्री को सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, कोई कूद कूद कर आगे चला जाए तो मैं क्या करूं। लेकिन जब हमने जो लोग उस समय केंद्रीय गृह मंत्री के इर्द गिर्द थे, कई सारे बड़े अधिकारी मौजूद थे, कई और राजनीतिक बड़े लोग मौजूद थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बार नेता प्रतिपक्ष को आवाज देकर बुलाया और अपने साथ चलाया और उनसे जानकारी लेने लग गए। उन्होंने कहा, अब अगर केंद्रीय गृह मंत्री बुलाते हैं और नेता प्रतिपक्ष नहीं जाते तो ये क्या ठीक लगता। इसका मतलब साफ तौर पर यह बात है कि आप बयानबाजी कितनी भी कर लें, आप किसी के कद को बौना करने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसमें तब सफल होंगे जब जो बात आप कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर हो। आपने कहा कूद कूद कर आगे गए, लेकिन वो लोग जो इर्द गिर्द में थे वो कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 बार नेता प्रतिपक्ष को आगे बुलाया। वो पीछे रह रहे थे, वो प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रख रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री के इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी का दायरा है, उस दायरे के जहां पर मुझे रहने के लिए कहेंगे मैं वहां पर रहूंगा। उसके बाद जब दूसरी एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तालियां और थालियां बजाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने लॉलीपॉप लॉलीपॉप का गाना पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर गाया, तो नेता प्रतिपक्ष से जब सवाल पूछा गया, इस शब्द से आपको उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी आपका नाम लेते वक्त इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आप जवाब में कुछ नहीं कहते, खामोश रहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुझे अपनी शब्दावली पर नियंत्रण रखना, सम्मान सहित अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से बात करना, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात करते समय भी सही शब्दों का चयन करना और सही शब्दों का चयन करके इस बात को सुनिश्चित करना कि मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी केवल मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है, इस संदेश को उस तक पहुंचाना ये मेरा काम है। मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करूंगा जिन शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को आप छोटा या बौना करने की कोशिश करते हैं। और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि घाटी के नेताओं में कि यह मानसिकता रही है कि जब भी जम्मू से किसी बड़ी कदकाठी का कोई लीडर निकला और उन्हें लगा कि यह हमारे साम्राज्य को हिला सकता है, इस आदमी में पोटेंशियल है, इस आदमी में काबिलियत है कि यह हमारे साम्राज्य को गिरा सकता है, तो वो फौरन उसकी कदकाठी को बौना करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। खुद नहीं बोलेंगे, घाटी के किसी नेता से नहीं बुलवाएंगे, बल्कि जम्मू के नेताओं से, जम्मू के नेतृत्व को इन शब्दों से, उन शब्दों का प्रयोग करवाने की कोशिश करते हैं जिन शब्दों से आप उस नेता को बौना कर सकें। ये कोशिश अक्सर रहती है। अब ये आज की बात नहीं है, ये समय समय पर होता रहा है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब भी जम्मू संभाग के किसी नेता को लेकर घाटी के नेताओं को लगता है कि ये हमारी कुर्सी हमसे छीन सकता है, तो पहले तो पुलिस प्रशासन सब इन्हीं नेताओं के पास था, तो पूरी कोशिश की जाती थी कि किसी तरीके से इसको इतना परेशान किया जाए कि ये बजाय अपने राजनीतिक वर्चस्व को बड़ा करने के अपने आप को बचाने की फिक्र में रहे। अब यही नेता कहते हैं कि समय परिवर्तित हो चुका है, और इन विशेषज्ञों का यह कहना है कि समय में इतना परिवर्तन आ चुका है कि अब गंभीरता के साथ केंद्र सरकार नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की बात को सुनते हैं। इसी के चलते अब जब भी घाटी के नेताओं को किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा है। कारण उसका एक तो ये है कि वो घाटी में सक्रिय हैं, और दूसरा बड़ा कारण ये है कि राज्यसभा के चुनाव में जो 11 वोट उस तरफ चले गए,
हालांकि 8 वोट तो बिल्कुल सामने सामने थे, 3 और वोट, यानी ये जो वोट इधर से उधर गए और उसके बाद जो शोर मचना शुरू हुआ कि 14 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं और नेता प्रतिपक्ष के दोस्त हैं, तो उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो गया कि अब किसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष को और बौना करिए और बौना करिए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली ने तय किया कि आसाम के चुनाव में सुनील शर्मा सह प्रभारी रहेंगे। अब आसाम को कोई आम खाम राज्य मत समझिएगा। आसाम एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में सुनील शर्मा जाकर कहेंगे कि देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या थी, अलगाववाद की समस्या थी, हमने कैसे लड़ाई लड़ी और आतंकवाद और अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को हमने छुटकारा कैसे दिलाया। जब ये आसाम में लोगों को सुनाएंगे तो उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि जैसे हमने वहाँ आतंकवादियों की धरपकड़ जारी रखी है, अलगाववादियों को घाटी से बाहर कर दिया है, इसी तरीके से हम आसाम से बांग्लादेशियों को बाहर करने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के चलते नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को आसाम का सह प्रभारी बनाया गया है। और जब आप सह प्रभारी बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है प्रधानमंत्री से मिलने का, गृह मंत्री से मिलने का। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो आप खड़े होंगे, गृह मंत्री आएंगे तो आप खड़े होंगे, कोई भी केंद्र का मंत्री आएगा तो आप खड़े होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो आप खड़े होंगे, पार्टी का और कोई बड़ा नेता आएगा तो आप खड़े होंगे। तो ये जो मौका आपको मिलता है, इसमें आप अपने रिश्तों को पार्टी के बड़े नेताओं के साथ और मजबूत और पक्का कर सकते हैं। मतलब साफ ये है कि किश्तवाड़ से आने वाले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बीजेपी के आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बड़े नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट नेताओं में से राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल साफ संकेत है। ऐसा लग रहा है कि बड़े और सुलझे हुए और जिनकी बात को गंभीरता के साथ लिया जाता है, वो नेता आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। और ये किश्तवाड़, डोडा, रामबन के इन 3 जिलों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तीनों बड़े गरीब और कमज़ोर ज़िले हैं। तीनों ज़िलों में अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है, अच्छी सड़कों की, बिजली पानी की और बढ़िया व्यवस्था करने की ज़रूरत है। किश्तवाड़ में बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है, उसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। डोडा भद्रवा में भी डोडा और रामबन में भी इसी तरह का पोटेंशियल है। तो इन गरीब इलाकों का भला अगर इस कालखंड में नहीं होगा जिस कालखंड में केंद्र में प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी डोडा से आते हैं। राज्यसभा में सांसद सज्जाद किचलू डोडा से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष डोडा से आते हैं और उसके अलावा कई अन्य बड़े इंपॉर्टेंट लोग इस समय इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। अगर अब भी इस जिले की किस्मत नहीं पलटी तो यही कैमरा होगा, यही हम होंगे, यही आप होंगे। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सुनील शर्मा की कदकाठी बढ़ रही है, वैसे ही हम आपको बताएंगे कि कदकाठी सुनील शर्मा की तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके का भला नहीं हुआ। और ये कब बताएंगे? वो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में और सरकार जैसे बार बार कहती है, हमसे हिसाब अभी मत लेना, 5 साल बाद।